माणा हमारा पहला गांव हो गया। पहले वो आखिरी गांव से पहचाना जाता था, लेकिन अभी 2022 में जब से प्रधानमंत्री जी आए वहाँ पे, तब से उन्होंने उसे पहला गांव घोषित कर दिया। क्या आप सबसे पहले मतलब ये बताइए कि आप बचपन वहीं बीता आपका या देहरादून? नहीं, बचपन तो मेरा देहरादून में बीता है। तो जब आपने जॉब छोड़ी तो उसके बाद क्या किया फिर? कुछ भी नहीं किया, बस घर बैठी थी, अपने हेल्थ के लिए काम किया। मैं भी बहुत मतलब चल नहीं पाती थी बिल्कुल, अच्छा। बहुत हेल्थ कंडीशन से गुजरी हूँ। कंटेंट क्रिएशन कब स्टार्ट हुआ आपका? कब स्टार्ट किया आपने और कहाँ से स्टार्ट किया? मतलब काफी साल हो गए, 2 या 3 साल में यूट्यूब की जर्नी हो गया। बस सब सोचते हैं कि बहुत कमा लिया, मैंने बहुत कमा लिया, पर कड़वा सच ये है इसका कि नहीं है पैसा इसमें बिल्कुल भी। मतलब पहले दिन मतलब मैंने मना कर दिया पॉडकास्ट के, मैंने कहा मैं इमोशनल हो जाऊंगी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं इमोशनल हूँ करके। जब लोग मिलते हैं आपसे और स्टेज में देखते हैं आपको, तो कैसा फील होता है आपको जब आपको लोग इस ड्रेस को पहनने के बाद नीति माणा के नाम से जानते हैं? सो मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है कि हमारी ड्रेस को लोग पहचान रहे हैं। तो जब हम बारात में जाते हैं तो हमारा भी ढोल वगैरह पूरा वो सब चलता है। अब पहले महिला इतने आगे बढ़ी भी नहीं थी कि वो सामूहिक डांस कर सके, बट जनरेशन इतना आगे बढ़ चुका है। अमरनाथ में जाएंगे, अमर छोटे अमरनाथ जी के दर्शन जरूर करें। पूरे शिव जी शिवलिंग है वहाँ पे बर्फ के बने हुए। अच्छा। प्लस वो घाटी बहुत सुंदर मानली की साइड। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं कॉलेज विद कल्चर। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं एक ऐसी कंटेंट क्रिएटर जो नीति माणा से अपने वेशभूषा के जरिए और अपने धरोहर को बचाने के लिए कई सारे प्रयास कर रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे इनके धरोहर की, इनके पारंपरिक वेशभूषा की और इनके ट्रेडिशन की। तो आइए स्वागत करते हैं अनुजा परमार जी का, जो कि नीति माणा से हमारे साथ जुड़ी हैं आज। सबसे पहले अनुजा, स्वागत है आपका कॉलेज विद कल्चर की इस एपिसोड में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आए, आपने अपना टाइम निकाला और हमारे लिए थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा नाम अनुराधा परमार है। सोशल मीडिया में अनुषा परमार के नाम से है। तो वैसे रियल नाम अनुराधा परमार है मेरा। तो मैं नीतिमाणा घाटी की हूँ। नीतिमाणा घाटी यानी जैसे कि बद्रीनाथ धाम से प्रसिद्ध है। जी। तो बद्रीनाथ धाम जैसे कि इतना प्रसिद्ध है, तो वहीं के जो बॉर्डर है हमारे नीति और माणा, दो अलग अलग बॉर्डर्स है। तो जोशीमठ से अगर हम जाएंगे ऐसे बद्रीनाथ धाम की तरफ, तो एक तरफ माणा आता है। माणा हमारा पहला गाँव हो गया। पहले वो आखिरी गांव से पहचाना जाता था, लेकिन अभी 2022 में जब से प्रधानमंत्री जी आए वहाँ पे, तब से उन्होंने उसे पहला गांव घोषित कर दिया। अच्छा। वो हमारा भारत का पहला गांव माणा, और इधर साइड जाते हैं हम दूसरे बॉर्डर पे, तो वहाँ पे आएगा भारत का पहला गांव नीति। तो दोनों अब पहले गांव के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो बहुत खुशी होती है कि कहाँ आखिरी थे और कहाँ हम उससे पहले कहलाए जाते हैं। तो वहीं से मैं बिलोंग करती हूँ। क्या आप सबसे पहले मतलब ये बताइए कि आप बचपन वहीं बीता आपका? नहीं, बचपन तो मेरा देहरादून में बीता है। मतलब बचपन में 8 तक मैं छिनका में रही हूँ। हम लोग 6 महीने बॉर्डर विलेजेस है तो माइग्रेट करते हैं। हाँ। 6 महीने हम लोग नीतीमाणा साइड रहते थे, और 6 महीने हम लोग जी जो हमारा चमोली के आसपास गांव है सारे, जितने भी हमारे जितने भी हमारे कम्युनिटी के गांव हैं, तो सारे चमोली के आसपास ही वो है। तो चमोली के पास में बद्रीनाथ हाईवे पे मेरे मायके वाला गाँव पड़ता है छिनका। तो वहाँ रही हूँ मैं 8 तक। मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड पढ़ी हूँ मैं। उसके बाद चेंजेस आए लाइफ में, तो मैं देहरादून शिफ्ट हो गई थी। अच्छा। तो मैं अपने मामी लोग के साथ रही हूँ बचपन से। क्या क्या यादें हैं आपकी वहाँ के कहाँ की? गाँव की। गाँव की जहाँ पे आप गाँव 6 महीने रहे? बहुत याद है गाँव की। तो नंगे पैर घूमना, बस पूरे गाँव में भटकना। पढ़ाई तो इतना नहीं थी पहले से मैं बट ये था कि चलो स्कूल जाना, मतलब इसको गाँव की मेमोरीज तो बहुत है। लेकिन 2 या 3 मुझे ऐसे याद है कि 7-8 साल की थी मैं। एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा, 7-8 साल की रही होंगी। तो मैं फिर उसके बाद मतलब हम लोग आए थे अपने भाई के मुंडन के ना यहाँ पे, देहरादून आए थे हम लोग। तो फिर पापा लोग ऐसे आए, तो मेरी मामी को लड़कियाँ बहुत पसंद थी, तो मामी ने कहा कि इसको मैं रखती हूँ। और मुझे भी नहीं पता मैं कैसे मान गई मतलब मैं अभी भी सोचती हूँ, तो इतनी छोटी सी तो मैं थी, कितना अकल रहता छोटी सी बच्ची को। और मेरे भाई बहन पूरी फैमिली में आई थी, तो वो लोग सब चले गए और मैं देहरादून ही रह गई। तो आप यहीं शिफ्ट हो गए तब बाकी? से मैं देहरादून ही रह गई, तो मैं उन्हीं के साथ रही। फिर मैं उन्हीं के साथ स्कूलिंग वगैरह पढ़ाई करी। बट एक चेंजेस फिर आया लाइफ में। जैसे मैंने डिप्लोमा वगैरह किया, पॉलिटेक्निक किया, डिप्लोमा किया, उसके बाद फिर मैं गांव चले गई जॉब करने के लिए। तो मेरी जो पहली जॉब लगी वो मेरे होम पे होम होम सॉरी घर वाले लोकेशन पे लगी थी, चमोली में। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज है।
तो वहाँ पे मैं जॉब करती थी एज अ टेक्नीशियन थे वहाँ पे मैं। जी तो 4-5 साल वहाँ पे जॉब किया, तो मुझे लगा कि जो मैंने मम्मी पापा वाला फेज मिस किया बचपन से, जी तो वो 5-6 साल मैंने पूरे मजे लिए वहाँ पे भाई की। और सारे भाई बहन मेरे बाहर चले गए, मैं अकेले वहाँ पे बिल्कुल लाडली बन के रहने लगी। अब उसके बाद फिर शादी हुई, एंड शादी हुई तो फिर उसके बाद शादी हुई तो शादी से मैं जॉब कंटिन्यू कर रही थी। ठीक देन उसके बाद कोविड आ गया, फिर एक चेंज फिर आया लाइफ में, हेल्थ इश्यूज हो गए बहुत सारे, फिर मैं देहरादून शिफ्ट हो गई। बट कल्चर से जुड़ी तो हमेशा से थी, पहले से भी थी, बहुत शौक था पहले से मुझे ये सब पहनने का, रील बनाने का, वीडियो बनाने का, फोटो बनाने का। तो आप अब यहीं शिफ्ट हो गए? मैं देहरादून में रहती थी, मतलब शादी के बाद कहते हैं ना हम एक ही जगह पे रहते हैं, सबकी जॉब थी, सब अलग अलग लोकेशन में थे। फिर थोड़ा सा चेंजेस आए कोविड बाद, तो उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी, फिर मैं मतलब देहरादून में शिफ्ट हो गई अपने इन लॉज के साथ ही। मतलब फिर सासू माँ थी है मेरी, वो भी रिटायर हुई, तो फिर वो उनके साथ ही रहती। तो हस्बैंड मेरे अभी पोस्टिंग में टिहरी घनसाली के आगे, अच्छा पर वो 2-3 दिन की छुट्टी हो तो आते रहते हैं, फिर भी उनको पास पड़ता है, गाँव थोड़ा ना दूर पड़ता था। तो सासू माँ की भी तबीयत थोड़ा डाउन रहती थी, तो हमने कहा गाँव में इतनी सुविधाएं नहीं है अक्सर, तो काफ़ी मतलब ससुर जी एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद से काफ़ी कुछ झेला हम लोगों ने, तो फिर ये सब चीज़ें फिर तो जब आपने जॉब छोड़ी तो उसके बाद क्या किया फिर? कुछ भी नहीं किया, बस घर बैठी बैठी थी, अपने हेल्थ पे ध्यान किया। मैं भी बहुत मतलब चल नहीं पाती थी बिल्कुल, अच्छा। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से मैं गुजरी, तो मैंने अपने आप को बस रिकवर किया। मुझे ऐसा लगा कि बस मुझे कुछ मतलब जब एक इंसान की लाइफ में एक फेज आता है ना ऐसा, तो उसे ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मैं ऐसे ही नहीं बैठ सकती। मतलब जी। ये चीज़ मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से जज्बा आया, और लगभग 2000 कोविड के बाद 22-23 हुआ, और 23-24 ऐसा है, तो उसके बाद से मुझे लगा नहीं, मुझे मतलब कुछ ना कुछ करना है। मतलब बचपन मामी लोग के साथ ही गुजरा, बट ऐसे कोई दिक्कत नहीं रही बचपन से। मतलब ये है कि मामी मामा के साथ, मामी मामा और उनका एक बेटा था, उनके साथ बचपन मेरे बीता है। एंड उसके बाद मैं अपनी मतलब फैमिली मेरी गांव में रहती थी, तो मतलब हर छुट्टियों में मिलना आना जाना होता रहता था। जैसे समर वेकेशन पड़ते हैं तो उन दिनों मैं गाँव जाती थी, और हर बार मुझे ऐसा होता था कि काश मैं गाँव में रह लेती, काश मैं गाँव, मतलब मन में होता था ऐसा, बट कभी बोल नहीं पाई। मतलब ऐसा लगा कि नहीं, मेरे अच्छे के लिए, मेरे को मतलब पढ़ाने के लिए इन्होंने मुझे यहाँ रखा है, कि मामी मामा मुझे रख रहे हैं अपने साथ, तो उन्होंने मुझे मतलब अच्छी शिक्षा देने के लिए ही उन्होंने इतना सब कुछ किया। तो मैं उन्हीं के साथ रही, बड़ी पढ़ी, उन्होंने पूरा मतलब डिप्लोमा वगैरह जितना भी मैंने कोर्स किया है सब उन्होंने कराया, यहाँ तक कि फिर उसके बाद मेरी जॉब लगी, तब मैं गाँव शिफ्ट हुई फिर से, फिर यहाँ से आप फिर क्या? चेंजेस आया। हाँ, तो कैसा व्यवहार था मामी लोगों का आपके साथ? व्यवहार तो बहुत अच्छा था, मतलब मामी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। मतलब जैसा मेरा उनका एक बेटा, जैसा उनका भाई वैसी मैं है, मतलब कभी कोई कमी नहीं। मुझे ऐसा लगता है, अभी मैं जाती रहती हूँ, मेरे घर के जस्ट पास से उनका हुआ है, बट उतना तो नहीं हो पाता पहले से जाना। बट ये है कि हाँ, बट मामी ने मुझे कभी कोई कमी नहीं करी, मेरे पढ़ाई से लेके किताब से लेके सब चीज़ें, मतलब बिल्कुल अपने अपनी बेटी जैसे बना के रखी। कंटेंट क्रिएशन कब स्टार्ट हुआ आपका? कब स्टार्ट किया आपने और कहाँ से स्टार्ट किया? कंटेंट क्रिएशन 2-3 साल हो गया मुझे लगभग यूट्यूब से। मैंने इंस्टाग्राम में पहले से एक्टिव थी, तो इंस्टाग्राम में इसलिए एक्टिव थी कि उसमें लोग ज़्यादा इंस्टा से जुड़े ही नहीं होते थे। जी यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, कोई भी आपको देख सकता है। तो इंस्टा में मेरा प्राइवेट अकाउंट था, तो मैं रील्स बनाती रहती थी उसमें। अच्छा तो उसमें मैं रील्स बनाती रहती थी, प्राइवेट अकाउंट में था, प्राइवेट था। तो फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे करके मतलब मुझे जैसे मतलब थोड़ा सा मैं बाहर आने लगी, तो लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी वीडियो बनाती है। मेरे घर वालों ने भी देखा, सासू माँ ने भी देखा, तो उन्होंने कहा कि वीडियोस अच्छी बनाती है। ऐसे करके मतलब मुझे लगा सब मेरी तारीफ अप्रिशिएट कर रहे थे, मेरे अपनों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। तो फिर मैंने उस अकाउंट को पर्सनल से प्रोफेशनल कर लिया। तो फिर उसमें लोगों के व्यूज कमेंट आने लगे ऐसे करके कि हाँ, मतलब एडिटिंग, मैंने एडिटिंग भी सीखी पहले, क्योंकि मुझे एडिटिंग नहीं आती थी। यहाँ तक तो मैं अब पहुंची हूँ, मतलब कल्चर तक। तो उसमें मैं तो बस एडिटिंग वगैरह ही सीख सकती हूँ। मोबाइल में क्या सब? सब कुछ मोबाइल में, मेरे नॉर्मल मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन था। जी फिर उसके बाद आईफोन 11 लिया मैंने। यहाँ भी नहीं, वो मेरे ससुर जी ने गिफ्ट किया था मुझे पहले टाइम पे। कंटेंट क्रिएशन की हाँ, मतलब उनको लगा कि मुझे फ़ोन से ज़्यादा मतलब वीडियो से ज़्यादा से, तो वो रिटायर हुए थे, तो उन्होंने वही मुझे गिफ्ट किया, तो उससे मैं एडिट करती थी। अब इस साल जाके मतलब पिछले साल जाके मैंने फिर फ़ोन चेंज किया, तो मतलब अभी तक तो आईफोन से होता सारा शूट वगैरह। एक चीज चाचा जी हैं आपके जो आपको बहुत प्रेरित करते हैं वीडियो बनाने के लिए। हाँ, एक्चुअली मैं चाचा जी है, जो आपने अभी एक मैंने वीडियो भी डाली थी गिव अवे करके, तो मैंने ना ऐसे यूट्यूब में कमेंट पढ़ती थी, तो टचवुड के सबसे ज़्यादा कमेंट मेरी सासू माँ के रहते हैं उसमें, अच्छा कि हर एक रील, हर एक ब्लॉग में कोई करे ना करे, तो उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनका एक कमेंट हमेशा रहता है। तो इस चीज़ के लिए मतलब मैं कहीं ना कहीं शुक्रगुजार हूँ कि मतलब ऐसी सासू माँ मिलना आज के टाइम पर, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है मेरे लिए। तो वो ना मतलब हर एक रील होगा, हर एक ब्लॉग शेयर भी करना। इवन लोग ने कहते भी थे कि मतलब कि आप मतलब अपनी बहू का ब्लॉग शेयर कर रहे हो, मतलब एक किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने की लड़कियों के लिए आसान नहीं रहा कभी भी।
अब मैं तो एक बहू बन चुकी हूँ, तो और कठिन होता है एक बहू बन के आगे बढ़ना। बट इसमें अगर आपके ससुराल वालों का साथ मिल जाता है, आपकी सासू माँ का साथ मिल जाता है, तो आप मतलब कुछ भी कर सकते हो। आपका परिवार आपके साथ है, तो फिर आप किसी भी चीज़ से आप लड़ सकते हो। और ये चीज़ें मतलब मैंने तब देखा जब मेरी सासू माँ मुझे इतना सपोर्ट करती है। तो मैंने ऐसे सोचा था कि मैं वो करूँगी, मतलब काफ़ी साल हो गए, 2 या 3 साल में यूट्यूब की जर्नी हो गया। तो सब सोचते हैं कि बहुत कमा लिया मैंने, बहुत कमा लिया, पर कड़वा सच ये है इसका कि नहीं है पैसा इसमें बिल्कुल भी। पर हाँ, जो मैंने चाहा कि हाँ मेरा थोड़ा नाम हो से, मैं कल्चर से जुड़ी रहूँ, कुछ कर पाऊँ मैं अपने इसके फैशन को लिए। फॉलो करना था बेसिकली। हाँ, ये चीज़ था कि मतलब मेरे कि मैं कम से कम मेरे पापा को होगी तो ये कुछ कर रही है, खाली नहीं है। और फिर जब तो मैं हेल्थ इश्यूज से गुजरी हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं, अब अगर जीना है तो कुछ करना है वाली बात। तो ये वाली बात थी। तो फिर मैं ऐसे करने लगी, तो सासू माँ भी खुश होती थी। और दूसरा ये था कि एक चीज़ और थी कि जो सासू माँ घर पे रहती थी, वो बाहर नहीं जाते, ससुर जी चले गए थे। तो उसके बाद मतलब 2 या 3 साल उन्हें उभरने में बहुत टाइम लगा। तो बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट चुकी थी। तो मैं चाहती थी व्लॉग बना बना के, वीडियो बना बना के वो देखती थी घर में आके। तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था, मतलब कि वो जैसे कर रही है तो मैं घर आती थी, मगर तो मेरा व्लॉग देख रही है। कभी कभी मुझे कहते थे अन्नू मैं 3 बार नहीं 4 बार तेरा व्लॉग देख लूँ, तेरे पैसे बने। पर उनको कड़वी सच्चाई नहीं पता कि मतलब एक एक डॉलर के लिए 80 रुपए के लिए हमें कितना मतलब मेहनत करना पड़ता है। टेंशन, सही बात है। ये चीज़ तो हर कोई देखता नहीं है। हाँ, ये चीजें नहीं है। मैं अभी खुद सबको ये लगता है कि हाँ। जब दिख रहा है तो बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अभी जो मतलब कंटेंट क्रिएशन में वो लोग तो जानते हैं, लेकिन जिन लोगों को जो पता लोग नहीं कर रहे हैं उन्हें पता है कि ये बहुत एकदम बहुत ही मतलब मेहनत वाला काम काम है। है। पर लेकिन जिनको नहीं पता, ऊपर से मतलब मैं जब ये सासू माँ को आज के देखना, सोशल मीडिया की सारी चीजें पता है, क्या फॉलोवर होते हैं, क्या कोलैबोरेशन होता है। उनके दोस्त लोगों ने कहते तेरे को एडिट करना भी आता, मतलब फोटो ऐसे डालना भी आता, लिखना भी आता। तो वो मेरे साथ रहते कि मतलब काफी वो हो गई। तो कभी मौका मिलेगा तो मैं चाहूंगी अपने सासू माँ के साथ बहुत, पर मतलब फ्रेम में नहीं आती थी। मतलब कहती थी मुझे मत ही दिखाना करके ज्यादा। लेकिन सपोर्ट और पूरा सपोर्ट होने के मैं कहूँगी जो है, तो मतलब हस्बैंड से ज़्यादा सासू माँ का सपोर्ट है। हस्बैंड यहाँ पे नहीं रहते तो वो आते हैं, पर मतलब ये कहते हैं माँ साथ है तो बेटा अपने साथ हो ही जाएगा। अगर बेटा साथ है, माँ ना हो तो गड़बड़ हो सकता है इनफैक्ट। सही बात है। तो फिर वो मतलब काफी सपोर्ट करते हैं। मैं घर आती थी, अन्नू इतने व्यू बन गए, अन्नू 4,000 मतलब यूट्यूब के क्राइटेरिया होते हैं कि आपको 1000 व्यू करना है और 4,000 वॉच टाइम करना करना है है। 1 साल के अंदर। और उस 1 साल में रात के 2-2 बजे तक सोई हूँ, तो मुझे था कि मुझे 1 साल के अंदर पूरा करना है। क्या बात। रात को सो के सुबह उठ के घर का सारा काम करना है। मतलब मेरी सासू ने कहता है कि घर का काम भी करना है और अपने अपना वो भी नहीं छोड़, मतलब पैशन। पैसे नहीं तो जो भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता था उस समय मैं पूरा एडिटिंग करती थी, वीडियो बनाती थी, व्लॉग में कुछ भी कुछ मैं करते रहती थी। ये ऐसा नहीं कि मैं कल्चर से, पहले तो मैं नॉर्मली बनाती थी, क्योंकि मुझे लगा पहले मुझे अपने आप को सही लायक बनाने कि मैं कहीं कुछ रिप्रेजेंट कर सकूँ। अब जब तक नाम नहीं होता तुम कुछ भी कर लो, नहीं होना है। ये चीज़ें हो जाती है। पहले के टाइम को याद करते हो या अब आने वाले टाइम जो अभी चल रहा है, अभी अच्छा लगता है या पहले वाला टाइम अच्छा लगता था? मुझे ना पहले का टाइम भी याद आता है। मेमोरीज तो रहती है हमेशा कि मैं कैसे होती थी। मैं अपना पहले वीडियो देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं कैसे वीडियो बनाती थी, मुझे हंसी आती है अपने आपको देख के कि मैं लेकिन सीखने मुझे के ये लिए लगता है कि मैं कैसा बनाती थी और मैं कहाँ पहुँच गई। तो अपने अंदर जो चेंजेस है, मैं स्टेज फोबिया थी, पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं अच्छी थी। मामी के साथ रही, मामी कहती थी बुद्धू तुझे समझ नहीं आता कुछ, मतलब एक डायलॉग था। पर मैं सच बता रही हूँ, मैं नहीं थी पढ़ाई वाली, पर कोशिश पूरी थी कि मैं रट रट के मैथ्स के सवाल में रट रट के जाती थी मैं। मुझे ऐसा लगता मतलब एक मेरे अंदर करने का जज्बा था बस, मतलब करना है। और पढ़ाई में नहीं थी, इस वजह से मैं मतलब मुझे शायद इतना इंटरेस्ट नहीं था। आज की डेट में मैं अपने इस कंटेंट क्रिएशन को लेकर एक्टिव रहती हूँ ना, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये रील बनाना, इतने अपडेट में शायद पढ़ाई में होती ना, अब इतनी मेहनत में उसमें करती हूँ, मैं कोई ना कोई एग्जाम निकाल देती। लेकिन आपने भी बताया कि डिप्लोमा भी किया आपने। हाँ, डिप्लोमा किया, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से 3 साल डिप्लोमा किया। जब पढ़ाई में इतने सही नहीं थे तो ये कैसे कर लिया? अब वो तो कुछ ना कुछ करने पड़ रहा है ना, मतलब ग्रेजुएशन तो चाहिए था। तो फिर मैंने कहा 3 साल, मतलब मैं ये बड़ी नहीं थी सही, मतलब ये थी कि रटने वाली थी मैं, उतनी होने जैसे होता टॉपर बच्चे, मतलब बैक बेंचर थी, ये समझ रहा हूँ। हाँ, बैक बेंचर थी, बिल्कुल लास्ट भी नहीं थी, बिल्कुल बीच के होते ना बच्चे, बस हाँ करना है पढ़ना। एवरेज थी, पहले से एवरेज थी। पर देहरादून आके काफी सपोर्ट मिला, मतलब देहरादून आके मतलब पढ़ाई सेंट्रल स्कूल के भी नंबर 1 से पढ़ी हूँ मैं। अच्छा। उसके बाद 1 या 2 साल दिल्ली रही, फिर के भी IIP से 12th किया मैंने। फिर उसके बाद डिप्लोमा किया 3 साल। अच्छा, आज हमने सासू माँ, ये यूट्यूब की जर्नी जो मैं याद करती हूँ कि हमने कैसे 4,000 फॉलोवर करना, कैसे 1,000 फॉलोवर और 4,000 वॉच टाइम करना, ये जर्नी मेरे लिए बहुत यादगार है। अब मैं पहले अर्निंग नहीं कर रही हूँ, मुझे सब मतलब बहुत मिनिमम कम से कम 8 कितना $100 का आपको एक पेमेंट आता है। $100 यानी 8 से 10,000 के बीच में, ये है बस उसकी निगाह। पर मुझे ये है कि मैंने कैसे उस फील्ड को पूरा किया, जो प्रोसेस होता है ना, पेमेंट तो आती है, पर उसको 100 के पूरा 100 को पूरा करना होता है ना, $100 का वो क्राइटेरिया पूरा करना होता है, तब आती है। क्या आपने भी बताया ज्ञानों के बारे में, तो एक बार स्टार्टिंग से बता दो क्या क्या है।
सबसे पहले ये जो हमारा ये मांगते हैं नहीं, इससे ऊपर जो ये ये ड्रेस, पूरा ड्रेस के साथ। अच्छा ड्रेस, तो ये हमारी जो वेशभूषा है पूरी, ये हमारी डोंगपा कम्युनिटी की है, जो कि नीतिमाणा घाटी मैंने बताया जिससे, ठीक है। नीतिमाणा घाटी में रहते हैं, नीतिमाणा घाटी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम सर से। जी। तो ये हमारा ये खूटी, जो ये आपने देखा है, इसमें भी हम ऊपर से छाका लगाते हैं जो कलरफुल है। अच्छा। तो और ये जो स्पेशल ऐसे 2 मीटर के कपड़े बनाए जाते हैं, सफेद कलर का कपड़ा। जो ये ऊपर आपने कढ़ाई वाला डाल रखा, ये पिंकी होगा या कोई नहीं, ये तो कलरफुल हो सकता है, येलो रेड जैसे भी आपको चाहिए हो। तो हमारे यहाँ जैसे कपड़े आते हैं जैसे भगवान जी को चढ़ाने वाले जो मतलब होते हैं एंड सुंदर सुंदर से, तो डिपेंड करता हो आपकी चॉइस पे। ठीक। तो ये आपने इतने पोर्शन को जो लगाना कलरफुल, ये छाका होता है। और ये हमारे सुहागन की निशानी में एक तरह से, मतलब ये ड्रेस तो आपने देखा होगा पहनते हैं और लोग भी, लेकिन जो सुहागन होंगे वो घुंघटी लगाती है, और जो नहीं होंगे तो वो स्कार्फ लगाती है सिर्फ। तो ये उसका निशानी है। प्लस ऐसा बोला जाता है कि पहले जमाने में सिंदूर नहीं होता था। तो ये कहानी जितने मैंने सुनी है वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, इन केस थोड़ा गड़बड़ी होगा तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि पहले जमाने में सिंदूर नहीं होता था, मतलब अब तो आगे। तो ये जो हमारे यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये रेड कलर, ये लाइन, तो ये पूरा इनफाइनाइट जा रहा है आगे तक, मतलब जहाँ तक हमारी गोटी है खुद ही रेड कलर। हाँ, तो इसे बोलते हैं सिंदूर है ये हमारी, और अटल अमर सुहाग रहे, तो आपका बिल्कुल रेड लाइन है पूरी उसमें। और ये मतलब सिंदूर बोला जाता था उसको, और ये हमारा छानो होंगे ऊपर से, और ये इसको हम बोलते हैं घूंटी चाहिए। ठीक है। दूसरा आता है ये मांगटिका, जो हम माथे में पहनते हैं जी। सोने का होता है बेसिकली। एंड फिर हो गए नथ, हमारा नथ आपकी पहाड़ी टिंगरी, ये तो टिंगरी नथ है क्योंकि ये नथ वाली है, ऐसी मतलब अलग अलग नथ आती है। तो ये नथ हमारे ससुराल से आता है, ये हमारे एक रिचुअल है, ज्यादातर लोग के मामा जी देते हैं। हमारे यहाँ हाँ हाँ, ये चीज़ मैंने भी बाद में सुना जब मैं इस चीज़ से जुड़ी कि लोगों के यहाँ मामा जी देते, लेकिन हमारे ससुराल से मतलब नथ बनाते बनाते हैं बहू को। अच्छा। मतलब जो भी हमारी बहू होने वाली। फिर आता है ये गलबंद, ये हो गया। फिर इसके साथ ये मैंने चंपाकली पहना है, चंपाकली। और ये हो गया हमारा सांगल, चंद्रहार, सर ये हो गया हमारा चंद्रहार, चांदी का होता है पूरा। ये हो गया हमारा सांगल, ये भी चांदी का है पूरा। ये हो गया हमारा पौंठी, ऐसे तो पोंछी सुना होगा आपने, पोंछी होता है लेकिन ये कड़ा शेप में है, तो इसे हम बोलते हैं पौंठी। मैंने मम्मी के पास से देखे थे अपने काफी पुराने टाइम में, तो पहले चांदी की ज्वेलरी ज्यादा चलती थी। चांदी की चलती थी पहले, और बस नथ और गुलवंद आपका सोने का होता था, और बाकी सब चांदी का पहनते थे। और उसके बाद ये हम जो पहनते हैं इसे बोलते हैं अंगड़ी। अंगड़ी, हाँ, हम ठंड प्रदेश में रहते हैं, बहुत ठंडा होता है वहाँ पे। तो हमारी जो वेशभूषा बनी है इस तरीके से बनी है कि वो गर्म, मतलब वो हमें सर्दियों में सर्दियों में हमें गर्म रखे, इस हिसाब से हमारी ड्रेस बनी है। तो ये ब्लैक कलर का पाखी है, ब्लैक कलर जो हमें वार्म करता है। घर से पूछती भी थी मम्मी से कि मम्मी हम तो मतलब बोलते हैं सुहागन की निशानी, अब ब्लैक कलर तो अशुभ माने का अक्षर है। ये मेरे दिमाग में ऐसा सवाल आया था। तो फिर तब मैंने पूछा अपनी सासू माँ से, तो इनसे, तो मैंने कहा ब्लैक कलर है, लेकिन हम ठंडे वाले इलाके में रहते हैं, वहाँ हम और कलर पहनेंगे तो हमें गर्म नहीं। अब प्योर ऊन का रहता है, अब तो थोड़ा सा मॉडिफाइड हो चुका है, थोड़ा कॉटन में आ गया, लेकिन जो हम लोग पहले पहले तो पूरा ऊन ही रहता था ये। अच्छा। और ऊन भी हमारी खुद की काती भी रहती थी। हमारा जो मतलब कारोबार था पहले का हमारे रोंगपा कम्युनिटी का, तो ऊनी वस्त्रों पे अपना, तो खुद के बनाए हुए ऊनी वस्त्र पहनते थे। फिर आपका घाघरा आ गया, 4 मीटर का है, तो ठंड लगने की कोई देरी नहीं, वही नहीं है, अंदर से पूरा घाघरा में कवर कर रखा, हमारे घघरे बोलते हैं हम इसे। अच्छा। फिर उसके बाद पाखी हो गया हमारा, जो कि हमारा ब्लैक कलर का 3-4 मीटर, 2 मीटर 2.5 मीटर में ऐसा जाता है, तो मीटर मत। ये हमारा पाखी हो गया, ये जिसके पर्सन पहनते हैं। फिर ये हो गया अंगड़ी, ये हो गया घोटी। फिर आता है इनको होल्ड करने के लिए फेंगड़ी, सबसे मेन लूड है, इस मेन काम होता है इसका। पहाड़ों में जब हम काम करते हैं तो कमर दर्द की शिकायत देखने किसी को नहीं होती थी, क्योंकि हम कमर पे सब आते हैं, और कमर पे अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है तो आप कितना ही काम कर लो, चाहे झाड़ू पोछा, चाहे वो खेती बाड़ी, जितने भी पहाड़ी जितने भी होते हैं हमारे खेत से रिलेटेड काम, तो आप इसको कमर को बात करोगे, आप दिन भर एक्टिव रहोगे, ना आपको कमर दर्द होगा ना आपको घुटने का दर्द होगा। तो ये तो जैसे आपने कपड़े का पहना हुआ, हमारे साइड जितने चरागा आते हैं, हाँ, वो इसको ऊन का ही बना के रखते हैं, जो ऊन का आता है, इसको पहन, जो रस्सी बनती है, हाँ, वो शायद रस्सी पहनते हैं। तो हमारा तो ये सूती कपड़ा, सूती कपड़ा हमारा, पर क्या सूती कपड़ा है, लेकिन मेन रोड इसी का है। इसलिए पहले जमाने में औरतें इतनी होती थी, अब देखो ना हमारे कमर खाली है तो हम लोग कमर दर्द आज हो रहा, और थोड़ा ढीला। शादी वाले से हम इसे पहनते हैं, मतलब हमने अपने कल्चर को सजोने के लिए क्या किया, हमने इससे अपने एक वेडिंग का पार्ट बना रखा कि आपने हल्दी आते हैं तो जितने भी घर के मेंबर्स होंगे, परिवार वाले होंगे, तो वो पहनेंगे अपना, ताकि हम अपने कल्चर से जुड़े रहे। तो हम लोग ये पहनते तो पूरा दिन ये पहन के रखते हैं, हम लोग घर में बांध के रखते हैं। थोड़ा सा हमको होता है कि हाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही, ऊपर से चढ़ने में
पर ये कि सपोर्ट पूरा मिलता है। आप मतलब ये नहीं बोलेगा तुम ये दर्द हो गया वो दर्द हो गया। तो ये चीज़ मतलब मुझे ऐसा लगता है जिसने भी हमारी वेशभूषा बनाया है बहुत सोच समझ के बनाई गई है। और आज ये वेशभूषा कोई इसे मॉडिफाइड भी करना चाहे तो नहीं कर सकता है। जो इसकी क्वालिटी है, जो इसकी ये जो चीज़ें हैं, ये देख रहे हो सांगल, इसे सांगल बोलते हैं। ये पूरा चांदी का होता है। फिर ये मछली वाली पिन हो गई, ये भी ट्रेडिशनल है। पहले पहले तो यहाँ पे और भी चीज़ें होती थी लोगों के पास, अब मेरे पास तो नहीं है। तो ये मछली वाली पिन हो गई जो इसको और इसको ऊपर करते ऊपर से रखता है। तो ये बाहर से अलग से पहना जाता है। इसका पर्पस कितना वजन होगा वैसे इन सबको मिलाकर? वजन कपड़ों तो का और बहुत होगा, कपड़े बहुत है, प्लस ठंडे वाले पर अब आप लोगों को आदत हो चुकी है तो इतनी ज्यादा दिक्कत होती नहीं। दिक्कत नहीं होती, पहन के अच्छा लगता है। उल्टा इसे पहनने के बाद और एक्टिव फील करते हैं हम अपने आप को। जब लोग मिलते हैं आपसे और इस ड्रेस में देखते हैं आपको, तो कैसा फील होता है आपको जब आपको लोग इस ड्रेस को पहनने के बाद नीति माणा के नाम से जानते हैं? सो मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है कि हमारी ड्रेस को लोग पहचान रहे हैं। प्लस एक पहचान, जैसे लोग पहचान नहीं पाते, लोग किसी को यही नहीं पता कि पहाड़ी ड्रेस है। मेन बात तो ये है, लोग को ये नहीं पता कि ये पहाड़ का ड्रेस है, कल्चर कहाँ का है, मतलब नहीं जुड़े रहते नहीं लोग, है। इतने अवेयर भी नहीं है। तो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं कि आप यहाँ क्यों, आप वहाँ क्यों, कंफ्यूज रहते हो। तो जैसे मैं उन्हें बताती हूँ हाँ ये नीतिवाड़ा घाटी की ड्रेस है। जब भी मैं जाती हूँ, मेरा मेन काम ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने उस पहचान को लोगों तक पहुँचा सकूँ, प्रेजेंट कर सकूँ। मैं उन्हें बोलती हूँ आपको पता है पहाड़ी ड्रेस है, ये बॉर्डर ड्रेसेस हमारी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के लोग होते हैं, हम भी एक बॉर्डर विलेज के क्षेत्र वाले हैं, तो ये उसकी पहचान है। तो ये ड्रेस से हमारी पहचान है, अदरवाइज यही हमें सबसे अलग करता है। नहीं तो पता नहीं चलेगा कौन इस गाँव के कौन उस गाँव के है। तो बहुत खुशी होती है कि जैसे लोग मुझे ड्रेस पहनते हैं। ड्रेस तो मेरी हमारी वैसे ही बहुत ही अट्रैक्टिव है, तो लोग खुद ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। मुझे ना भी जाने तो इस ड्रेस को पहचान के मतलब देख के पहचान। हाँ कि वो है। आपका कल्चर है और धरोहर है, तो अब तो लोग जानने लगे हैं इन सब चीज़ों को। हाँ और अभी आपने एक प्रोग्राम भी किया था जनजाति महोत्सव में, हाँ, उसमें भी आपने यही सब ड्रेस पहन के, कैसा लगा आपको? ये पहला प्रोग्राम था इससे मेरा तो पहला प्रोग्राम था ये, होता तो हमेशा ये हर साल से। तो वहाँ पे जो हमारी एक राखी दीदी है, तो वो कराती है प्रोग्राम से। अच्छा। तो वो उनको मैंने हमेशा प्रोग्राम करते हुए देखा था, तो मुझे लगता था कि बहुत कलाकार है, इनके साथ मैं उनके ग्रुप में जुड़ना तो मेरे लिए तो सच में बहुत बड़ा एक सौभाग्य ही था, क्योंकि वो हमारे कल्चर को बहुत रिप्रेजेंट करती थी पहले से। और आज उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में ले लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा अचीवमेंट तो हुआ ही है। क्या दिखाने को मिलता है ऐसे प्रोग्राम से? प्रोग्राम से हमें अपनी पहचान दिखाने को मिलता है कि हम कौन है, कहाँ से जुड़े हैं, क्या हमारे रूट्स हैं, ये सब हम उसे दिखा सकते हैं, अपने कल्चर को दिखा सकते हैं। प्लस हमारा डांस हो गया, बाकी डीपली तो कुछ नहीं ज़्यादा हम उसमें शो कर सकते प्रोग्राम के थ्रू, लेकिन हाँ अपना कोई हमने से पौड़ा डांस दिखा दिया, या हमारे कोई पौराणिक डांस हो गया। क्या कहते हैं डांस को? किसको? पौड़ा। पौड़ा। पौड़ा डांस हमारा बहुत ट्रेडिशन है, हमारे गाँव का शुभ जो हर उसमें होता है, मतलब शुभ कार्य हो गए, अच्छा। अपना खुशी जाहिर करने का एक तरीका था, हमारे ट्रेडिशन है, मतलब ट्रेडिशन है वो। तो अगर आप देहरादून में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे मुंबई में हो, अगर रॉन्गफॉल फैमिली की पार्टी है मतलब हमारी, तो पौड़ा उसमें होता ही होता है। ओके। इन केस में ढोल वाले नहीं मिल पाए तो दिक्कत है, अदरवाइज हमारे जो हमारे ढोल वाले भैया लोग होते हैं उनको हम स्टेशन बुला के तो ये जो एक ढोल छोटा है, सा फंक्शन रखते हैं। ढोल में ही होता है या कोई डीजे ढोल वगैरह के गानों बीट्स में? है, नहीं नहीं नहीं, ये ढोल के बीट्स पर ही हमारा पौड़ा डांस टिका है। मतलब कोई गाना ऐसा नहीं नहीं कुछ नहीं, गाना वाना कुछ नहीं। क्या गा के आप लोग इस डांस को करते हो? किसको? जो भी आप। इसमें ताल होता है, ढोल मतलब ढोल का एक ताल होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारे स्टेप्स होते हैं, जैसे वन बोलते टू। कुछ नहीं है? बोलते कुछ नहीं, ढोल बजेगा, हमने सबसे पैर और हाथ ताल को मिलाने मूव करना है, 1 2 3 4 फिर 5, ऐसे हमने काउंटिंग करके याद किया उसको। वो तो और step- जो आगे जो हमारे मतलब बड़े बुजुर्ग लोग चलते हैं तो उनको फॉलो करते हैं हम। तो उसमें बहुत अलग अलग ताल है, कभी आप अच्छा। पीछे जाना हमारे इस नृत्य में, तो हर एक मतलब एक उसके बाद ताल चेंज होता है। तो उस ताल को जब आप सुनोगे ना, तो अब हमें तो बचपन से कर रहे थे, हमें याद है कि हाँ ये ताल चेंज हो गया, तो ये ताल आगे जाने वाला है, ये ताल पीछे आने वाला है। तो पूरा वो ढोल के तालों पे टिका है हमारा बहुत। तो इसको ग्रुप में कर सकते हैं, सिंगल? ग्रुप में अच्छा लगता है, सिंगल करोगे तो मजा नहीं, क्योंकि वो एक सामूहिक डांस डांस हो गया। और पौड़ा हमारा बाराती को बोलते हैं एक्चुअली में। अच्छा। और पौड़ा डांस मतलब बाराती, तो पहले जमाने में जब बारात जाती थी लड़की की, जैसे बारात जाती है तो पौड़ा डांस करते 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 लड़की के जाते हैं, जैसे अब तो लोग डीजे डांस करते करते जाते हैं, वैसे तो हम लोग हमारे जितने पूर्वज ने आगे पौड़ा डांस करेंगे, फिर दूल्हा घोड़े बैठ के फिर वो दुल्हन को ले जाते थे, तो उसका नाम पौड़ा डांस पड़ गया था उससे। अच्छा, हमारे साइड भी है ना, हम भी जब मतलब साथ में कोई भी जाता है हाँ तो हमारा तांडे नृत्य काफी फेमस हाँ, होता है। जैसे कल्चर वही। तो जब हम बारात में जाते हैं तो हमारा भी ढोल वगैरह पूरा वो सब हाँ। चलता है। डीजे का हमारी इधर अभी इतना है इतना नहीं। पर शादी में बजता है, हाँ, जहाँ शादी reception में, होगा वहाँ वही बजता तो हमारे है। में लेकिन शादी बारात में जाएंगे हाँ। तो वही ढोल दमों के साथ जाते हैं और उसमें वो तांडे वही। नृत्य करते हैं। तो आपका भी शायद मतलब पौड़ा का जैसे ढोल बज गया तो हमें लगा वो पौड़ा डांस शुरू होगा, तो हम नाचो चुका। और ऐसा हल्दी हाथ में होता, हल्दी वगैरह होता, उसके बाद फिर हम हमें ग्रुप बना के थोड़ा टाइम होता है जहाँ पे हमारी हल्दी भी रहती है, वहाँ पे हम लोग पौड़ा डांस करते हैं कि वो पवित्र हमारा और एरिया हमारा शुद्ध मतलब पवित्र ही है, वहाँ पे हल्दियात हो रही है, तो
तो उस शुभ घड़ी में मतलब समझो तो एक पौन नृत्य तब होगा। इसको लेडीज लोग ही करती हैं, जेंट्स भी? नहीं नहीं नहीं, पहले तो जेंट्स करते थे। लेडीज तो अब हर चीज में आगे बढ़ चुकी है, जी। पर शुरुआत से ये पहले महिलाएं इतने आगे बढ़ी भी नहीं थी कि वो सामूहिक ऐसे डांस कर सके, बट जनरेशन इतना आगे बढ़ चुका है। तो पहले तो मतलब पहले तो सिर्फ जेंट्स ही जैसे बारात लेके जा रहे हैं, लड़के जाते नहीं थे बारात में। अब तो हम भी जा रहे हैं बारात में, पहले तो तो हम था। हाँ, तो अब तो सब कर लेते हैं। अब तो बच्चे भी यानी अच्छा लगता है कि वो भी आते सीख रहे हैं, मतलब कैसा होता है। तो वही है ना, जितना हम जाएंगे उतना हम सीखते हैं कल्चर से। हम घर बैठेंगे तो कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि अपने कल्चर को जानने लगो तो बहुत चीजें निकलती है फिर आगे। आपने जब ये डांस स्टार्ट किया था अभी जनजाति महोत्सव में, तो उससे पहले कुछ मुकुट्स वगैरह की आपने पूजा करी थी, जिनको आप कह रहे थे कि पितृ कुछ, हाँ, क्या है इनकी स्टोरी? स्टोरी तो ऐसा है कि जैसे हमारे यहाँ ना पितरों की पूजा बहुत मान्य है। कोई भी शुभ कार्य होगा तो पितर सबसे पहले सबसे पितर हो जाता है। हाँ। और कहा जाता है कि सबसे पहले आपके आराध्य जो है पितर होते हैं, यानी कि भगवान तो आपके लिए 5वीं सीढ़ी है, बिल्कुल। वहां तक आपके पितर ही पहुंचाएंगे आपको। पितर खुश तो हमारा वंश खुश है, ये एक पुरानी कहावत है। तो पितरों को मतलब पूजा की जाती है। तो जैसे कभी किसी पे दोष आते हैं, पितर दोस्त ऐसे मतलब आ जाते हैं, तो उनको मनाने के लिए लोग वो बनाते हैं, चांदी के बनाते हैं, चांदी के बनाते हैं। हाँ। फिर उनको बद्री केदार कराएंगे, जो हमारे पहाड़ों का कल्चर है, या कुछ भी जो उनके मन में इच्छाएं होंगी, कैसे कहते हैं कि रह गई, मतलब उनकी पूजा करेंगे 6 महीने। फिर उनको हम नारद कुंड है बद्रीनाथ में, वहां पे सारे पितरों को तर्पण कर रहे हैं यहाँ पे। हाथ तर्पण तो हाँ, मतलब मूर्तियों का तर्पण वहां पे होता है, बाकी पितरों का तो ब्रह्म कपाल है जो है वहाँ पे, कपाल है वहीं पे। वहाँ पे पितरों का होता है। तो एक नारद कुंड है, वहाँ पे पितरों का वो तर्पण होता है। वो कहते हैं मुक्ति। मूर्तियाँ, हाँ, मुक्ति धाम है समझो। तो ऐसा कहा जाता है कि पितरों की पूजा मतलब ऐसा उस जो हमारा डांस था उसका मेन स्क्रिप्ट ये था कि पितरों का पूजा हो रही है, मतलब उससे मुकुटा हमारे पितर है, क्योंकि पितरों का कोई स्वरूप नहीं होता। और हमारा फेस हम दिखाने देते हैं ऐसा पितर, तो हमने वो मुकुटा लगाया था आगे से, फिर उनकी पूजा करी थी। ये मतलब शुरुआत पहाड़ और देवभूमि के हैं, तो कुछ भी शुभ कार्य से पहले तो पूजा होती है, तो उनकी सिर्फ पूजा करी थी। फिर ऐसा तो हमने जो मतलब तार वाल बिछाया था, तो हमने वैसा तार नहीं बिछाया, नॉर्मल तार ही लगाया था हमने। अच्छा। क्योंकि थोड़ा सा कल्चर को जोड़ने मतलब वो भी रहता है कि कहीं सच में पितरदेव कहीं मतलब हाँ प्रचंड ना हो जाए, हर जैसा होता है पहाड़ों की देवी आ जाती है, ये चीजें। तो हमने वो तार नहीं लगाया था, हमने तो नॉर्मल जो होता है वो नॉर्मल तार लगाया था। और उनकी थोड़ा पूजा करी थी कि हमारा जो कार्यक्रम है ऐसा लगे कि अब कुछ वो ना हो जाए, मतलब गलत चीज ना हो जाए करके। तो इसलिए हमने उनकी पूजा कर, फिर वो मतलब पितरों का डांस था, मतलब जैसा हल्का हल्का वैसा, मतलब पूरा डांस नहीं था वो, हल्का बहुत एक वेज दिखाई दी, जैसे पितर आ रहे हैं तो ऐसे मतलब सब इकट्ठा हो गए हैं, तो एक झलकी। हाँ झलकी टाइप की थी वही। तो बस एक ये दिखाने का तरीका था उस प्रोग्राम में। ओके। जैसे आप लोग अभी प्रोग्राम करते हो, तो इन सबको ऑर्गेनाइज कौन करता है? आप लोगों का मतलब हमारी समिति है, हमारी नीतिपाड़ा घाटी कल्याण समिति है। अच्छा। तो हर साल वहाँ पे प्रोग्राम भी होता है, एनुअल फंक्शन होता है। जो चनांग में हमारा एक ऑफिस है, चलांग, ये आपका गोल चनांग चक्कर शहर गोल से जो गोल चक्कर है। वहाँ हमें एक जगह भी मिली है नीतिमाड़ा घाटी को, तो वहाँ हमारा ऑफिस है, वहाँ पे हमारा एक जगह भी है। तो वहाँ और गार्ड में बनाई जाती है शायद वहाँ पे। हाँ, वर्षगांठ मनाई जाती है, एनुअल फंक्शन वही बोले, एनुअल फंक्शन होता है। फिर हमारे जो क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं घाटी की, तो वो होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती रहती है हमारे कल्चर में। अच्छा। बस ये है कि आपको खुद जाना पड़ेगा जुड़ने के लिए, बिल्कुल, वो तो है ही। अब वही है ना, कल्चर से मिलना है तो आपको खुद जाना जाना पड़ेगा, वही चीज है। नहीं तो फिर आज के मतलब घर रहेंगे तो सीख ही नहीं पाएंगे फिर कुछ। होता तो बहुत कुछ है हमारे समाज में, हो ही रहा है, बट लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ना चाह रहा है, ये वन चीज है। तो मैं चाहती थी, मतलब मेरा मेन यही था कि मैं अपने वीडियोस उसके थ्रू, अपने ब्लॉग्स के थ्रू, कि मतलब मेन मोटिव ये था कि मैं अपने कल्चर को इतने से अच्छे दिखाऊं कि लोग एक्साइटेड रहे कि हाँ शादी में जाना है, शादी में ये करना है, शादी में ये करना है। तो जब वो देखेंगे, तो आजकल की दुनिया जो है पूरी सोशल मीडिया पे टिकी है। बिल्कुल। जैसा हम देख रहे हैं, मैं खुद ही बता रही हूँ, मैंने मिंत्रा पे देखे 4 कपड़े मैंने ऑर्डर कर दिए, मैं देखूंगी इस पे अच्छा लग रहा है तो मैं ऑर्डर कर दूंगी। तो वही मैं चाह रही थी, वही मेरा मेन ये था कि मतलब अपने कल्चर को ऐसे रिप्रेजेंट करूँ कि लोग हमेशा जुड़े रहे, बाहर ना जाए, और अपने कल्चर को कभी मतलब प्राउड फील करें। ये बस एक कोशिश है मेरी। आपने अभी एक अपना रील डाला था एक छोटा सा, जिसमें आपने घी वाली चाय का जिक्र किया था। हाँ जी, क्या होती है, कैसे बनती है, ये और हमारी मतलब क्या घी की चाय से बोलते हैं एक्चुअली, वो हमारे लैंग्वेज में घी को मर बोलते हैं और चाय को जा बोलते हैं। तो मर जाए एक हमारा शब्द है उसका, तो ये घी से बनती है। मतलब क्या, कैसे? मतलब हमारे पास एक पात्र होता है, दुम्बो जैसा हम बोलते हैं, तो लकड़ी का बनाता है, बांस सा। अच्छा। तो उसके अंदर हम जा डाल, मतलब चाय पत्ती पानी उबाला, फिर उसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला स्वाद के अनुसार, फिर उसमें हमने डाला, फिर उसको ऐसे पूरा भिगोते हैं उसको। टेस्ट में मीठी होती है? टेस्ट में नमकीन होती है, उसको नमकीन चाय भी कहते हैं हम। अच्छा। नमकीन चाय अब वो इसलिए होती है क्योंकि हमारे पहाड़ों में रहते हैं सारे, हमारी वेशभूषा जो है ठंड प्रदेश के हिसाब से है, खाने पीने में हमारा सारा वैसे ही। वैसे ही। और घी हमारे शरीर को गर्म, मतलब गर्म और प्लस ताकत देगा,
और पहले ज़माने में ऐसा था कि जितना शुद्ध घी उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी में एनर्जी रहेगी। और इसलिए हम लोग घी की चाय मतलब अभी सुबह नाश्ते में हमारे गाँव में सबसे पहले चाय नहीं चाय पीते हैं, 2 रोटी खाएंगे फिर खेतों में चले जाएंगे। फिर भले टाइम मिला तो दिन में खाना खाया या कुछ और चीज़, फिर हम खेत में भी ले जाते हैं जा, तो वो हमारा मतलब एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर है, एनर्जी बूस्टर बोल सकते हैं हम इसको। और ये हम चाहे हारे चाहे हमारे लेते ही हैं मतलब डेली लाइफ में। देखिए आप अभी कुछ देर पहले मॉल ऑफ देहरादून गए थे, हाँ। एमओटी स्पॉटलाइट शायद कुछ प्रोग्राम था, नए क्रिएटर से मिले हाँ। और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर जो पुराने टाइम से भी हैं और कल्चर वाले ही मेरे को लगता है सारा उत्तराखंड की और हाँ उत्तराखंड कैसा लगता है आपको ऐसे मिल के और कोलैबोरेट जो ये सारा चल रहा है कोलैबोरेशन, क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? तो मैं मोटी गई उसी वजह से शायद मैं कोलैबोरेट कर मैंने भी उसी दिन देखा। मुझे भी लगा था कि उसके बाद ही आपका ऑफर मैंने उसी दिन देखा था। हाँ तो बस वही है कि एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी मुझे वहाँ जाने की। और सर बोला तो उस दिन मेरा पैर दर्द था, मैं गिर गई थी स्कूटी से 2 दिन पहले ही। बट ऐसा हुआ कि नहीं चाहे मैं लंगड़ा के चल मैंने जाना है, मैं बोले ना मुझे सबका मेरे अंदर एक जज्बा है करने का, वही मुझे खींचा चलता है। मेरे हेल्थ इश्यूज जो रहते हैं ना मेरे साथ, मैं उनको साइड बाई साइड करके चलती रहती हूँ। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं मुझे जाना है, पहले मैं थोड़ा ऐसे चले 1 घंटे खड़े रही, मैं जितने क्लियर से मिल सकते मैं उसके अंदर बैठ गई, उससे निकाल आई फिर मैं। अच्छा। वरना मैं शायद और लोगों से मिलती जुलती जो था, पर इतना मेरे पास टाइम बाउंडेशन भी होता है ना, तो वो था। स्पेशली मैं उसमें हल्द्वानी वाली आंटी से मिली, तो उनको मैं देखती थी यार, मैं कहती थी कितना मतलब एंटरटेन करते लोगों को, बहुत अच्छा बोलते, रियलिस्टिक लगती थी मुझे। फिर मैं उनसे सामने मिली तो मैं मतलब मेन ये था कि देखती हूँ सामने से कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, एक वो ऑब्जर्वेशन के लिए। तो मैंने कहा जाना तो है मुझे, तो फिर मैं चले गई थी। फिर वहाँ पे बहुत सारे लोगों से चुलबुली से मिली, वहाँ पे जो फोन वाले थे उनसे मिली, प्लस और भी लोग दूर दूर से देख रहे थे। फिर इसके उसी के थ्रू फिर मुझे एक ब्रांड का भी शूट के लिए आया ऑफर। अच्छा। तो मैंने वहाँ जाके मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को मैंने को जो आपका कल्चर है कल्चर को दिखाया। फिर मुझे एक डाउट हो रहा था क्या पहन के जाओ क्या पहन के जाओ, फिर मुझे लगा मेरी पहचान तो मेरे ड्रेस से, क्योंकि मेरी डीपी यही है। हाँ। और प्लस मॉल में था थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि मतलब क्या उनका किस टाइप का होगा, ड्रेस कोड क्या होगा, तो उन्होंने ओवर ड्रेस लिखा हुआ था उसमें, सिर्फ ड्रेस कोड ओवर ड्रेस लिखा था। तो बहुत सोचा, एक दिन तो मैंने कहा ये पहनूं नहीं पहनूं, ये चीजें होती है, पहनूं नहीं पहनूं, क्या रिएक्शन में क्या होगा, किससे पूछो, मतलब ऐसा मुझे समझना है किससे मुझे इससे बात करनी चाहिए। फिर मैंने कहा जो होगा देखी जाएगी, अच्छा होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी साइड से निकल जाऊंगी। क्या है, कम से कम मुझे ये तो होगा कि मैं अपने कल्चर उसमें गई, वो भी इतने बड़े क्रिएटर्स प्रोग्राम में। तो जैसे अभी आप ड्रेस पहनते हो और आप ही क्या मतलब बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं ड्रेस तो पहनते हैं हाँ। लेकिन कल्चर के लिए नहीं, हाँ। रीच के लिए, क्या आपका भी वैसा ही मोटिव है या कल्चर ही मोटिव है? नहीं मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। मुझे बस ये लगता है कि मतलब कि रील तो बना रही है कि रील तो मैं इसलिए करती हूँ कि अपने कल्चर को बचा सकूँ रील्स के थ्रू, क्योंकि हर कोई बनाता है रील्स सिर्फ व्यूज के लिए। आप देखना ना वेस्टर्न कल्चर वाले ज्यादातर हमारे जो ड्रेस पहन पहन के बनाते हैं, क्योंकि हाँ। उस पे तो व्यूज आते नहीं। हाँ। और जो पर- हमारा हाँ। जो ये वाला ट्रेडिशन है, गाने हैं, गढ़वाली गाने हैं, जो पुरानी की जो धरोहर है हमारी चीजें, इनको पहनकर ज्यादा बनाते हैं, लेकिन वो सब व्यूज के लिए होता है। हाँ लेकिन बट मुझे तो उसमें कुछ खराबी नहीं लगती वैसा बोलो तो। हाँ बस ये है कि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो ड्रेस हमारी प्रमोट हो रही है, चाहे वो सोशल मीडिया पर, चाहे वो व्यूज के लिए कर रहे हैं। पर अब मेरा अपना पर्सनल मुझे है कि मुझे खुद से ड्रेस अच्छी लगती है। मैं माड़ा जब जाती हूँ मैं पूरा महीने यही पहनती हूँ। अच्छा। हाँ ठंडा बहुत है ना। वहाँ ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ, नॉर्मल पहन के रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कंफर्ट लगता है। एक तो सबसे ज्यादा ऊन का कोट ज्यादा हाँ पहन के ऊन के, जैसे ऊन का ये पहन लिया मैंने, ये तो अभी कॉटन है हमारा, तो इसको हमने ऊन ही पहन लिया, थोड़ा तो वार्म रखता है हमें। तो वहाँ जितने भी प्रोग्राम होंगे, जितने भी होगा, तो मैं 1 महीने रहूंगी अपने माना गाँव में, तो मैं यही पहनती हूँ। इवन लोग मुझे कहती हैं यार ये जवान लड़कियाँ घूम रही है, इसको पहन घूम रही है, क्योंकि उनके लिए मतलब सिर्फ बुजुर्ग लोग ही पहनते हैं। पर मैंने कहा नहीं मुझे अच्छा लगता है, गाँव में ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो पहाड़ों को देखिए वाइब्स आती है। पर यार जो लोग रील बनाते हैं मुझे लगता है वो भी कहीं खराब नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म से लोग जुड़ ही रहे हैं। वो देखेंगे, व्यू आएगा तो और लोग जुड़ेंगे अपने कल्चर से कम वो अपनी मम्मी से जाके पूछेंगे कि मम्मी ये सर पे क्या पहनते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अंगड़ी कैसा होता है, इन चीज़ों के बारे में उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागेंगी। तो ये मेरा। मैं 1 मिनट, हाँ जी। आपने भी कहा कि अनुराधा, तो ये अनुष्का परमार कौन है? अनुष्का परमार भी मैं ही हूँ और नादे मैं ही हूँ। मेरा जो मतलब क्या बोलते हैं उसको सर्टिफाइड नेम बोलते हैं वो अनुराधा परमार से, लेकिन सोशल मीडिया में इतना हम लोग डरते थे नाम डालने से। तो अच्छा। फेसबुक पे मैंने ऐसे अनुषा परमार कर दिया, ऐसे मेरे दोस्त का नाम है तो साधना, तो अनु तो मेरे को सब बोलते थे, तो अनुषा में डबल एस से लगा थे मैंने उसके आगे। अच्छा। तो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, मतलब कि लोग अनुराधा से सर्च ना कर पाए मुझे। फिर ऐसे किया तो फिर मुझे बाद में जैसे लोग मुझे पब्लिक में अनुषा अनुषा वन लगे, अच्छा। तो फिर मैंने नाम चेंज नहीं किया, उसी नाम को मैंने कंटिन्यू किया, अनुषा परमार। ये हुआ, ये कहानी थी उसकी। तो मैंने कहा सब लोग मतलब उसी नाम से मुझे पहचानने लगे, तो मुझे इतना पावर का पता नहीं था सोशल मीडिया का। मुझे लगा ठीक है लोग खाली देखते होंगे, तो मतलब ठीक है मेरे तो नाम बदला हुआ था।
तो जब मुझे लोग मार्केट में अनुषा अनुषा बोलने लगे, मैंने कहा अच्छा लोग मुझे इस नाम से लगता, तब मैंने सोचा कि अपने ही चेंज करते इसी को आगे बढ़ाती हूँ। किसी कंटिन्यू अनुराधा नाम तो रख दिया था जब तक था मैं अपने वो थोड़ा कमा नहीं पाई, वो भी अच्छा क्या पता name अनुषा रहता है। परमार कमा दूं, मतलब एक मेरे दिमाग में ऐसा है कि वो टाइम पीरियड था जब तक मैं अपने नाम के लिए कुछ तय किया नहीं मैंने, तो मुझे लगा अनुषा परमार, तो इस नाम को मैं थोड़ा कमाऊं तो कुछ अचीव कर पाऊँ लाइफ में। आप जब भी अपने ब्लॉग्स वगैरह कुछ स्टार्ट करते हो कुछ हुक पॉइंट बोलते हो? हेलो हाय शम्मी, तो सबसे अच्छा एक्चुअली शम्मी हमारा नमस्ते शब्द है, नमस्ते बोलते हैं तो हम बोलते हैं शम्मी ऐसे करके, तो शम्मी ऐसे कर देते पहले जमले से, आप पहले शम्मी ऐसे करते थे। तो अब एक हाथ में मेरा फोन रहता है, तो अब एक हाथ से एक हाथ शम्मी बोलता नहीं है। अब वैसे अब फिर वो जैसे अब थोड़ा सा जेंजी हो गया स्टेप, क्योंकि ये वाला चल रहा था, तो फिर मैंने ऐसी शुरुआत करी। और मतलब मैं डायरेक्ट शम्मी से भी स्टार्ट नहीं करती, क्योंकि कोई छोटे भी होते कोई बड़े भी होते सन, तो फिर मैं तो ऐसा सपोज मेरे हाथ में मोबाइल, हेलो हाय शम्मी, तो जैसे मैं बाहर जाने लगी तो मैं ऐसे बोलते हेलो, बोलते हाय शम्मी, खुद ही बोल देते थे आगे से। तो फिर मुझे लगा हाँ, तो ये मतलब हुक पॉइंट खुद ही से Viral हो लोगों ने गया। बना दिया समझो। वायरल भी हो हाँ, गया। तो फिर मुझे लगा ये लोगों को भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, तो फिर मैं अपना जो मैं मिनी ब्लॉग को ब्लॉग हो तो हेलो हाय शम्मी वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग करके स्टार्ट कर देती हूँ। Okay. आप माना में रहते हो, मतलब आप तो वैसे कम रहे हो हाँ। लेकिन फिर भी आप वहाँ से मिलते जुलते हो, वहाँ से मिले हो, काफ़ी रहे हो उनके साथ, पास में बॉर्डर भी गया है, तो वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन रहता है? कोई दिक्कत परेशानी है? दिक्कत क्या ऐसे- कैसे जीते हैं मतलब लोग? नहीं, दिक्कत ऐसे रहती है कि हमारे साथ पूरी सेफ्टी रहती है, पूरी फोर्स रहती है हमारे आईटीबीपी की, और जब हमारे आगे हमारे जवान खड़े हैं तो दूसरे सिक्योरिटी वाले हमारे गांव वाले हैं, और जब हमारे गांव के लेडीज आप मिलोगे तो वो इतने मतलब जुझारू टाइप के हैं कि वो कहते हैं कि हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, हमारे देश के हम मतलब पहले सिपाही है, दूसरे हम उनके जवान है, मतलब देश के जवान है। जवानी है। तो वो चीज़ देख के मुझे बहुत लगता है कि हाँ, जब हमारे आगे बुजुर्ग इतना पावरफुल है तो हम किस खेत की हुआ है कि हम लोग मतलब गौरवान्वित होते हो कि हम यहाँ पे हैं। गौरवान्वित होते हैं। और दूसरा ये था कि हम अपनी बॉर्डर को सुरक्षित कर रहे हैं, अगर लोग रहेंगे तो वो हमारा पार्ट रहेगा, लोग ही नहीं रहेंगे तो धीरे धीरे करके तो फिर तब दिक्कत हो जाएगी। कोई गाना आपका माना से रिलेटेड महाराष्ट्र से प्रेजेंट करता हो उसको? तो 2 लाइन सुनाऊंगी, ज़्यादा तो मैं नहीं सुनाऊंगी क्योंकि मेरा आवाज़ अच्छी नहीं है। तो हमारा ना तिब्बत से व्यापार होता था पहले, मतलब 1962 में युद्ध हुआ था भारत तिब्बत का, तो उसके बाद से कनेक्शन कट गए। तो आज भी अगर आप माना जाओगे, बजना जाओगे, तो वहाँ पर एक जगह है नमक रखने की, तो नमक हमारे सबसे ज्यादा वो था, मतलब यहाँ आदान प्रदान वाला, हमने नमक ऊन सुई देते थे वहां से, मतलब वो हमको लेके आते थे, नहीं वो हमें नमक देते थे, सुई ये चीजें, और हम यहाँ से उन्हें और चीजें देते थे, ऐसे लेन देन होता। फिर वो आता था गौचर मेला में, तो गौचर मेला बहुत प्रसिद्ध है हमारे लिए। हाँ। तो जितना भी आपने देखा उत्तराखंड में जितने भी वो होते हैं, मतलब ऊनी वस्त्र ये सब चीजें होती, तो एक हमें स्थान मिल गया था सामानों को अपने इनकम करने का, हमारे यहाँ के लोगों को। अब मैं पलट फिर बात से फिर तो वहीं पे जाते हैं, तो वो नमक का जो लेन देन होता था, नमक सुविधा का छोटी छोटी चीजें थी, तो उस वजह से जो है कि वो बंद हो गया। गांव वाले में बिल्कुल मतलब अब बिजनेस ही बंद हो गया, समझो गांव वाले करेंगे क्या, ये हो गया। तो एक गाना बना था उस समय, तो हम उससे तो होता व्यंग, व्यंग मतलब वाटर पार्क। अच्छा। तो ऐसा वो गाना है, थोड़ा सा 2 लाइन सुनाऊंगी। और 6 महीने हम लोग रहते हैं ऊपर माणा, और 6 महीने चमोली। वो तो बर्फ की वजह से आप हाँ, बर्फ की वजह से नहीं जा जाते, पूरा बंद हो जाता है। तो लाइन ऐसे, व्यंग दीपंग बंद वेदी हो, अम्मा खेलचनी अपा गोदिनी, 6 महीना ईर 6 महीना पार, री इंत रीति रिवाजिया, व्यंग दीपंग बंद विधि हो, अम्मा खेलचनी अपा गोदिनी। तो ये है कि मतलब व्यंग जाना बंद हो गया मम्मी, अब क्या करूं, पापा अब कहाँ जाए, अब क्या करे। तो वो उस समय का गाना जो हमारे मतलब उस चीज से जुड़ा हुआ है कि मतलब कैसे हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया और कहाँ हमको आज इतनी अच्छी पढ़ाई वो दे सके। तो उसे उसी वजह से है कि जो हमारा बिल्कुल व्यापार बंद हो गया, फिर धीरे धीरे करके हम सरकार की उसमें आने लगे, बिल्कुल बेरोजगारी गाँव में छाने लग गई थी। फिर सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हमारे लिए, हमें अनुसूचित उसमें लिया गया, भोटिया जनजाति में लिया गया अपने अंडर, और फिर हमको एक अच्छी शिक्षा प्रोवाइड की। और आज बहुत खुशी होती है कि हमारे यहाँ के लोग IAS PCS बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर रह सके। वो सिर्फ मतलब सरकार की वजह से बोलेंगे कि जिन्होंने हमको संज्ञान में लिया आपने, और हमारे पूरे एरिया को सुविधाएं प्रोवाइड करी। फिर उन्होंने गौचर मेला निकाला, फिर जो हमारे ऊनी वस्त्र होते हैं, हम लोग मेन हमारा कारोबार था ऊनी वस्त्रों में, भेड़ की ऊन से जो हम बुनाई करते हैं, फिर रोज कारपेट बनाते हैं, बहुत चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे। तो उन चीज़ों को हम लेके बना के
हम आते हैं गौचर मेला में, वहाँ पे बहुत व्यापारी आते हैं, कुछ खरीदते हैं वहाँ से, तो वो हमारा एक रोजगार का साधन बना। तो बहुत अच्छा लगता है कि आज हमारी जो कल्चर है कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, और धीरे धीरे मतलब बहुत अच्छी पोजीशन में पहुँचा चुका है ये। तो ये जर्नी जब मैं देखती हूँ मतलब लोगों से सुन कर, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है, और मुझे लगता है कि हाँ, मुझे भी अपने कल्चर को कुछ ना कुछ करना है कल्चर पे। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले टाइम में कल्चर आगे जाएगा या पीछे? बिल्कुल आगे जाएगा, अगर हम अपने कल्चर से जुड़े रहेंगे और हम ऐसे प्रमोट करते रहेंगे, और हमने जितने भी हमारे घाटी के लोग हैं या फिर जितने भी दूसरे कल्चर की है, मैं ये बात नहीं करती सिर्फ मेरे कल्चर की, ऑल इंडिया जहाँ भी जो भी कल्चर है, बस अगर आप अपने कल्चर से जुड़े हो तो आपका कल्चर कहीं नहीं जाएगा, वो आगे रहेगा। लेकिन जिस दिन हमने अपने कल्चर के बारे में सोचना और उसको साथ देना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे करके लुप्त हो जाए। जैसे कि बहुत सी वो हमारे यहाँ वो भी नहीं है लोग। तो गाँव में भी कौन रहता है उधर? सारे लोग हैं आपके रिलेटिव्स हैं या हाँ, खाली हैं? नहीं, गांव में तो हमारे सारे रहते हैं। एक्चुअली हमारा टूरिस्ट विलेज के नाम से हो गया, तो वाइब्रेंट विलेज है वो, तो सरकार के पूरे उसमें है, तो वाइब्रेंट विलेज के सारी बहुत सारी फैसिलिटी हमें मिल जाती है। लेकिन जो हमारी नीति साइड है वो नहीं, पहले इतना नहीं था, लेकिन अब वहाँ पे भी एक छोटा महादेव के नाम से, टिम्बरसैर महादेव के नाम से फेमस हो गया वो जगह थी। तो अब नीति साइड में काफ़ी मतलब सरकार ध्यान दे रही है उसकी तरफ भी, और सोच रही है कि वहाँ पे कुछ स्कीमें निकाले जाए, टूरिस्ट को मतलब प्रमोट किया जाए। और इस साल वहाँ पे एक बहुत बड़ी लंबी रेस होने वाली है मई के महीने में, अच्छा, तो उस वजह से वो एरिया पूरा प्रमोट हो रहा है हमारा। तो नीति, मेरा मायके गांव हो गया नीति साइड, नीति वैली, तो जोशीमठ से एक पूरी नीति घाटी लग जाती है, और इधर से भी माणा वैली लग जाती है, तो 2 वैली हो गया अलग अलग। तो इधर मेरा मायके है, इधर मेरा ससुराल है, तो दोनों जगह को मुझे वो मिल जाता है कि चलो, मुझे लगता है मैं नीति माणा प्राउडली बोल पाती हूँ कि मैं नीति माणा की हूँ। तो मुझे लगता है दो एक तरफ मायके, वैसे नाम पे निकलता है तो नीति हाँ, नीति माणा के नाम से निकलता हूँ, फेमस जो है नीति माणा घाटी करके, तो पूरी वैली है हमारी। कोई ऐसी चीज नीति माना की जो लोगों को पता नहीं है अभी, और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि यार नीति माना, कुछ जिनको फर्स्ट टाइम उनके दिमाग में आ रहा है, फर्स्ट टाइम नीति माना के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, क्या है ऐसा ट्रेडिशन और क्या है वहाँ की ऐसी कुछ बातें जो आप बताना चाहते हैं? अच्छा, अगर ऐसी कोई चीज है तो जैसे हमारे माड़ा में पूजा होती है, तो हमारे इष्ट देव है घंटाकर्ण महावीर जी, मतलब जो क्षेत्रपाल है पूरे बद्रीनाथ। अच्छा, तो वहाँ पे जो होता है हमारी बारी लगती है पूजा की हर साल, और अगले साल मेरी खुद बारी लगने वाली है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की। भगवान जी ने मुझे मौका, मतलब मेरे परिवार को मौका मिल रहा है इस चीज़ का। तो मतलब कम से कम 50-60 साल में बारी आती है। तो सोचो कि मतलब मेरे ससुर जी के भी जो पेरेंट्स थे, पूर्वज थे, पीढ़ी हुई मतलब पीढ़ी हो गई, एक पीढ़ी दर पीढ़ी बारी आती है किसी पे। और हर साल पूरे गांव पूजा भगवान जी की पूरी सेवा करने का 4 परिवार उठा आता है। अच्छा 4 परिवार चुने रहते हैं, पहले से लिस्ट बनी रहती है, वो जमाने की बनी रहती है। अच्छा, तो वहाँ मौका मिलता है, तो उस बार अगर से किसी को जुड़ना हो हमारे कल्चर से, कुछ देखना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ ना जेठ पूजा होता है जेठ के महीने में। अच्छा। जेठ पूजा जिस दिन हमारे भगवान जी बाहर आते हैं, जैसे 6 महीने हम आते हैं, 6 महीने जो है कि 6 महीने हम नीचे आ जाते हैं, 6 महीने अपने भगवान को हम छुपा देते हैं, अच्छा, और 6 महीने बाद उनको निकाल के मंदिर में रखा जाता है। तो मतलब समझो 6 महीने बाद स्थापित किया जाता है मंदिर में। और फिर जब, तो उस दिन भव्य आयोजन होता है पूरे गाँव में, भंडारा होता है, प्रोग्राम्स होते हैं, 3 दिन तक हमारा पूरा मेला होता है, जेठ पूजा मेला करके। तो वो होता है जून के टाइम पर, अच्छा, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी होता है उस टाइम पे। Great one. तो पहले दिन भगवान जी को निकालेंगे, फिर उधर 4 है, बहुत मतलब प्रोसेस बहुत अच्छा है। 4 परिवार है वहाँ, भगवान जी का ऐसा गाड़ू जाता है जगह जगह पे, फिर सब जगह हम लोग चाय पीने जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे, पैसे रखेंगे ऐसे करके वहाँ पे, तो भगवान जी के दर्शन हो रहे, वो गाड़ू भगवान जी का आ जा रहे हैं, ठीक है, खड़ा टाइप का है। और फिर वो ये हो गया। फिर उसके बाद आना है तो 8 ही होता है हमारा, 8 दिन का, 7-8 दिन पूरा वहाँ गांव में रौनक रहती है। वो होता है अष्टमी का, जब हमारी नंदाष्टमी होती है जिस टाइम पर, तो वही अष्टमी वहाँ पे होता है हमारे, मतलब हमारे मंदिर गाँव में। तो वो भी शुरू हो जाता है, 8 दिन तक पूरा चलता है। सबसे पहले होगा हमारा नंदाष्टमी, 8 का पूरा मतलब वीक होता है वो पूरा। नन्ना पौड़ी से, नन्ना पौड़ी से शुरू होता है। नन्ना पौड़ी या एक शब्द है हमारा, नंदा, एक कोने कोने पे एक नंदा माता हमारे गाँव में। अच्छा, तो वहाँ से वो कहा जाता है कि वो नंदा की प्रतिमा है क्या। तो नन्दा कोड़ी से पहले दिन वहाँ जाते हैं, फिर दूसरे दिन थोड़ा और पूजा होती है, फिर तीसरे दिन ऐसे करके पूरा 7-6 दिन का हमारा प्रोग्राम चलता है। उसके बाद अच्छा, पूजा होता पूरे 6 दिन तक गाँव में खूब रौनक रहती है, ऐसा होता है। फिर आता है तीसरा, जब भगवान जी सब जून में बाहर आए, तो नवंबर में भगवान जी को अंदर फिर डालेंगे, तो वो होगा लसपा हमारा। तो लसपा नाम से हमारा शब्द फेमस मतलब है प्रचलित। तो लसपा 2025-26 जिसका जिस साल आया ऐसा है। तो जैसे अब नवंबर में फिर बंद करते हैं, तो 4 घर है, तो 4 घरों में रात रात भर जागर होता है। जब 8 हो तो उस समय मंदिर में पूरा जागर चलता है, पूरा जितना हवन है, प्लस जितना हमारे गांव में बाहर की डोलियां आ रही है, बहुत डोलियां आती है, धाम है क्योंकि वो बन्ना धाम की वजह से। तो डोली का जितना भी पूजा वगैरह करना है, तो 4 परिवार को करना है, उनकी पूरी सेवा पानी जो भी आएगी, तो उसको तुम्हें माता को स्थान देना, फिर माता की थोड़ी देर जितने भी भक्त है वो चाय पानी पिलाना,
फिर उनको जब मंदिर में वो पहनाते हैं ना साड़ू क्या बोलते हैं साड़ू साड़ू जो पीला कपड़ा होता है हमारे धनाजी का पीला होता है। अच्छा। साड़ू बोलते शायद ऐसे कुछ प्लस साड़ू एक दिन माता को चढ़ाना चुनरी चढ़ाना तो ये 4 परिवार की वाली आती है। तो इसमें ये होता है कि बाकी लोग जो है फ्री रहते हैं वो खाली दर्शन करने आएंगे जिम्मेदारी उनकी है समझो। और देवभूमि है कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि कल्चर हमारा मतलब कोई भी हमारे गाँव में आता है तो किसी का वो ना हो कि अब सपोज जिम्मेदारी सब पे रहेगी तो ये बोलेगा तू कर तू बोलेगा तू कर। अब ये है कि 4 लोग Decide कर रहे हैं, हाँ। तो उन्होंने करना है तो बाकी लोग अपना काम कर सकते खेती में क्योंकि देवभूमि में तो 6 महीने में लगभग लगा दो कितनी देवी आती कितनी नहीं बिल्कुल अनगिनत है। आज एक गांव के कल दूसरे गाँव के आए जैसे अष्टमी होता सितंबर उसके अंदर कुछ ज़्यादा आती है तो वो सारा देख रहे उनको करना मंदिर की मतलब पूरी जिम्मेदारी उनकी है कि हमारे गांव में अगर देव क्षेत्रपाल जी है हमारे वो घंटाघर महावीर जी तो कोई भी आ रहा तो उन्होंने सब कुछ व्यवस्था देखनी है क्या कोई आ रहा है तो पूजा वगैरह जितना भी लगता है उनका काम है वो। तो ऐसे करके 4 बार याद नस्वा फिर वो लास्ट में होता है उसमें वरद भी पड़ती है तो मतलब भगवान जी को बंद कर देते क्लास देगा तो जैसे भगवान जी अंदर गए तो हम लोग सब नीचे आने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद गाँव में कोई नहीं ये सब तो रहते तो शायद उसके बाद शायद एक दिन वो अगर बैजनाथ जी का जैसे डिले हो गया तो तब लोग रुक जाते हैं वो बिजनेस अब तो खैर व्यापार में लोगों का तो थोड़ा उसकी वजह से रुक जाते हैं कि अब 2 दिन बाद बैजनाथ जी है तो बैजनाथ जी के दर्शन करके उनका भी पटवन होता है। तो वैसे जैसे बैजनाथ जी के पटवन पे वैसे हमारे घंटाघर जी का तो फिक्स है 14 जून या 15 जून। अच्छा, तो सब 14-15 जून में या कभी 14 होता है 15 संक्रांति होती है उस समय हमारी तो उस दिन हमारा वो घंटाघर जी के बाहर निकलेंगे जैसे बैजनाथ जी का तो इस बार अप्रैल में ही है तो हमारा 14-15 जून फिक्स है घंटाघर महावीर जी का क्षेत्रपाल जी के पट खुलने का। तो वैसे वही सब चलता है 6 महीने या 6 महीने और बहुत अच्छा लगा मैम आप आए आपने अपनी नीति माने के बारे में हमको बताया और आने वाले टाइम पे इससे भी कुछ अच्छा होगा कल्चर आगे ही जाएगा हम तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल। और आप लोग ऐसे ही साथ देते रहें और कल्चर को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं बिल्कुल एक नए प्लेटफॉर्म में आई और मेरा पहला पॉडकास्ट है जैसे आपने मुझे पूछा और जबकि मुझे कल्चर विद कोलैब जहाँ पे कल्चर की बात होती है मैं ना बोलती नहीं हूँ। हाँ अगर आप सिर्फ बोलते कि आपको आना है विदाउट मतलब नॉर्मल तो शायद मैं एक बार सोचती हूँ मुझे अगर कल्चर का कोलैब है तो अगर मैं एक छोटी सी रील के थ्रू भी अपने कल्चर को दिखा सकूँ या कोई से जुड़ सके तो ये तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तो मेरे लिए कि इतनी सारी बातें निकल के आ मेरे गई। लिए तो बहुत स्पेशल था क्योंकि फर्स्ट गेस्ट हो आप लेडीज। अच्छा फिर नीति माना से अब इतनी मतलब अच्छी जगह को एक्सप्लोर करना और वहाँ के बारे में जानना मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात। बिल्कुल मैं भी आप लोगों को चाहूंगी आप नीति माणा विजिट कीजिए। मैं गया हूँ माना में मैं पूरा घूमा हूँ नीति मैं अभी नहीं गया हूँ। नीति साइड में आइए और अमर छोटे अमरनाथ जी के दर्शन जरूर करिए पूरे शिव जी शिवलिंग है वहाँ पे बर्फ के बने हुए। अच्छा प्लस वो घाटी बहुत सुंदर मान नीति साइड की